गुड आफ्टरनून। लेक्चर नंबर 30। गुड आफ्टरनून। अब देखो, नेक्स्ट देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन 14 है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन in the presence of external force, in the presence of external force। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डिसाइड करना है कि क्या होएगा। ठीक है, तो एक बार ये एक बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर है। यहाँ पे मैं मास अज्यूम कर लेता हूँ, मास है एंड रेडियस आर। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है एफ। क्या लग रहा है? फोर्स एफ। इससे जो इसका डिस्टेंस है ये है एच। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अभी क्या होगा? फोर्स एक्टिंग, एक फोर्स तो इसका इस पे फोर्स एफ लग रहा है। इस तो कितनी बार देख चुके। फोर्स लग रहा है यहाँ पे एफ, और ये वाली ये क्या है? एच है। ये क्या है? एच। तो अभी क्या होगा? इस फोर्स की वजह से मुझे ये डिसाइड करना है कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस रोलिंग बॉडी। तो सबसे पहले इस फोर्स की वजह से इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? एसीएम इस डायरेक्शन, है ना। तो इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स अप्लाइड फोर्स, ये एफ ड्यू टू एफ, फोर्स एफ लिख देता हूं, ड्यू टू फोर्स एफ। इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो एसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ बाई एम। एसीएम क्या हो जाएगा? एफ बाई एम हो जाएगा। अभी फ्रिक्शन नहीं आया, ऐसा नहीं कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी हो गया एफ बाई एम ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू एफ है एफ बाई एम। इस एफ की वजह से एक्सेलरेशन है एफ बाई एम। क्योंकि अगर फ्रिक्शन लगेगा तो नेट फोर्स लिखना पड़ेगा आपको, देन यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी। एसीएम, एक्सेलरेशन ड्यू टू एफ। तो अभी एंड इसके वो टॉर्क भी लगेगा। टॉर्क अबाउट पॉइंट सी कितना हो जाएगा? एच इंटू एफ। यही एच है और एफ परपेंडिकुलर है, तो एच इंटू एफ। अच्छा देखो, ये एच होगा और ये एफ होगा, तो एच को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। एच ये, एफ ये होगा आपका, एच ये होगा, तो ये एच क्रॉस एफ ऐसा आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये एफ क्या करेगा? इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। ये एफ इसको किस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एच सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच इंटू एफ। एच सी क्या होता है? आई एल्फा इक्वल्स टू एच इंटू एफ, है ना। और एल्फा को आप क्या लिख सकते हैं? तो एच एफ बाय आई। एच एफ बाय आई, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है तो आईसीएम लिख लीजिए। सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है तो आईसीएम। आपको पता है कि आईसीएम जो लिखा आपने, अच्छा आगे लिख देता हूँ, एल्फा ये आ गया। अब देखो, अगर ये यहाँ पे अब क्या आ गया? इस फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन आ गया और एल्फा आ गया। इस फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन आ गया और एल्फा आ गया। तो अब यहाँ से केस 1, व्हेन
ACM इक्वल्स टू अल्फा आर, बॉडी ACM से जा रही है, अल्फा से रोटेट कर रही है ना, ACM से जा रही है, अल्फा से रोटेट कर रही है। तो अब ACM की वैल्यू अगर अल्फा आर के इक्वल हो गई, इफ ACM इक्वल्स टू अल्फा आर, तो ये कैसा कंडीशन आ जाएगा, प्योर रोलिंग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, प्योर रोलिंग। अच्छा, प्योर रोलिंग होगा तो इस केस में आपको पता है कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, ऑफ रोलिंग बॉडी एंड द सरफेस इन कांटेक्ट। इसका कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो बताए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो आ जाएगी, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ACM की वैल्यू क्या है, F/m इक्वल्स टू अल्फा क्या है, HF/ICM। तो F से F कैंसल आउट हो गया, I1/m इक्वल्स टू H/, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे हैं तो उसको आप m के स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m के स्क्वायर, अल्फा आर ना इंटू आर, ये अल्फा m के स्क्वायर, m से m कैंसल आउट हो गया, m से m कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी, k स्क्वायर बाय आर। तो अगर सेंटर से जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू अगर h इक्वल्स टू k स्क्वायर बाय आर है, k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, k स्क्वायर बाय आर है, तो इस केस में प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, फ्रिक्शन होगा स्टैटिक, है ना, और फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जीरो, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो कब होगा ये, जब h की वैल्यू k स्क्वायर बाय आर होगी, जब h क्या होगा, k स्क्वायर बाय आर होगा तब। अब इस केस में फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन वही आएगा जो अपन ने फाइंड किया है पहले, और इसका अल्फा भी वही आएगा जो अपन ने पहले फाइंड किया है ना, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए। केस 1 देखो, ACM इस फोर्स की वजह से ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स ACM इज F/m एंड अल्फा फाइंड किया तो HF/ICM। अब ये बताओ अगर ACM की वैल्यू अल्फा आर हो जाएगी, मतलब ये अगर ये ACM से आगे जा रहा है, अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा ACM, इस डायरेक्शन में आएगा अल्फा आर, तो ACM इक्वल्स टू अल्फा आर। इसका मतलब ये प्योर रोलिंग का कंडीशन हो जाता है ना, ये है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब ये प्योर रोलिंग हो गया। तो प्योर रोलिंग हो गया तो यहाँ से ACM की वैल्यू पुट कर दिया, अल्फा आर की वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ से H क्या आ गया, k स्क्वायर बाय आर। मतलब अगर h की वैल्यू k स्क्वायर बाय आर है तो इस केस में फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक होगा और उसकी वैल्यू जीरो होगी, मतलब कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा होगा, बोलने का मतलब ये है। अरे ICM क्या होता है, किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं तो उसको लिखते हैं ना m के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन, किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ये लिख सकते हैं ना यार, जो भी फाइंड किया वो हो जाएगा, उसको m के स्क्वायर के इक्वल कर सकते हैं, वही लिख दिया, ACM इक्वल्स टू m के स्क्वायर, नोट कर लीजिए। चेक नहीं करना है, बस h की वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार h आ गया ना उसी से डिसाइड कर लेना, अभी आएगा आगे वाला भी देखेंगे, एक बार h आ गया ना उसी से डिसाइड कर लेना बस। सबसे पहले h फाइंड कर लीजिए, है ना, और h की वैल्यू k स्क्वायर बाय h फाइंड कर लीजिए और k स्क्वायर बाय r की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, अब इक्वल है, ग्रेटर है, स्मॉलर है, उसी से समझ में आएगा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बस और कुछ नहीं।
यस यस, हर केस में एप्लीकेबल है, सिर्फ ये फोर्स आना चाहिए। नोट तो करो एक बार। डन, नोट कर लिया इसको। के वेर के इज, नहीं तो यहाँ पे साइड में लिख लो, वेर के इज रेडियस ऑफ gyration, वेर के इज रेडियस ऑफ gyration। नोट कर लिया क्या इसको? केस 2 बना देता हूँ। डन। व्हेन ACM is greater than alpha r, ACM ग्रेटर हो गया अल्फा आर से, ये ACM था और ये अल्फा है, तो यहाँ पे ये ACM है और ये अल्फा आर है। तो ACM ग्रेटर हो गया अल्फा आर से, मतलब ये कैसा हो गया, फॉरवर्ड स्लिपिंग, है ना, ये फॉरवर्ड स्लिपिंग है। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग मतलब फ्रिक्शन अभी किस डायरेक्शन में लगेगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन आएगा, ACM F/m इज ग्रेटर देन H। ये ACM कितना था, HF by ICM इंटू R। तो ये F से F जाएगा, तो 1/m की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर हो जाएगी HR बाय, ये हो जाएगा MK², फिर से ये जाएगा, तो यहाँ से K²/R इज ग्रेटर देन H। मतलब H की वैल्यू अगर लेस देन K/R आ रही है, इफ H इज लेस देन K/R, तो इस केस में जो फ्रिक्शन होगा तो वो तो काइनेटिक होगा, काइनेटिक, एंड डायरेक्शन जो होगा ये किस डायरेक्शन में लगेगा, तो बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो बैकवर्ड्स। इसका मतलब अगर फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। अब इसका ACM डिफरेंट आ जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, तो आप जब लिखोगे तो F माइनस F इक्वल्स टू M इंटू ACM लिखोगे।
एंड टॉर्क जब लिखना होगा इस पॉइंट के अबाउट, टॉर्क जब लिखना होगा टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, तो ये तो एच था, तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, और ये भी देखो ये आर एफ ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, दोनों क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ एच एफ, ये भी क्लॉकवाइज है तो आर इंटू एफ। अब ये लिखेंगे आप आई सी एम इंटू एल्फा इक्वल्स टू एच एफ प्लस आर एन। यहाँ से एल्फा आएगा। अगर यही ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा होता, तो अभी फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, है ना। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस केस में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। क्लियर है। तो अभी आप एसीएम ऐसे फाइंड करेंगे और अल्फा ऐसे फाइंड करेंगे। केस 3 व्हेन एसीएम इज लेस देन अल्फा आर, इसका मतलब यहाँ पे बैकवर्ड स्लिपिंग हो जाएगा। बैकवर्ड स्लिपिंग मतलब फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लिपिंग हो रही है, बैकवर्ड स्लिपिंग। ये ऐसा है, एसीएम था और ये अल्फा था, तो अल्फा आर ग्रेटर हो चुका है एसीएम से। तो फिर से वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें एच ग्रेटर आ जाएगा, एफ बाई एम इज लेस देन एच एफ बाई आई सी एम इंटू आर। तो एफ से एफ कैंसल आउट हो जाएगा, 1/m इज लेस देन एच आर बाई एम के स्क्वायर, एम से एम जाएगा तो यहाँ से के स्क्वायर बाय आर इज लेस देन, मतलब एच की वैल्यू जो है ग्रेटर हो जाएगी के स्क्वायर बाय आर से। इस केस में जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक होगा। बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। नहीं कुछ नहीं, नोट कर लो इसको। नोट करने के लिए बोला है, नोट कर लेना इसको। वही एसीएम है, एसीएम है ग्रेटर हो गया अल्फा आर से, तो ये वाला पॉइंट आगे जाएगा, स्लिप करेगा, स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन इस साइड आएगा। यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। तो अभी एक्सेलरेशन आप ऐसे फाइंड करोगे एफ माइनस एफ इक्वल्स टू एम इंटू एसीएम। जब टॉर्क फाइंड करेंगे तो फ्रिक्शन का भी टॉर्क कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब यही बोल रहा था कि यहाँ पे फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स अगर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस साइड लग रहा होगा फोर्स, देखो यहाँ पे फोर्स इस साइड है तो फ्रिक्शन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फोर्स अगर ऐसा होगा, कंडीशन यही है, फोर्स ऐसा आएगा तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। सेम कंडीशन के लिए केस 2 के लिए फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है तो स्लिपिंग इस साइड हो रही है, फोर्स इस साइड लग रहा है तो स्लिपिंग इस साइड हो रही है, तो फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है। तो इसी केस में अगर फोर्स इस साइड लगेगा तो फ्रिक्शन इस साइड आएगा।
नथिंग। नोट कर लिया इसको। नोट कर लिया। यस, इस केस में फ्रिक्शन राइट वर्ड डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। डन। इस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन जो है, अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो इस केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो अभी एसीएम ये आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो यहाँ से इक्वेशन है प्लस एफ इक्वल्स टू एम इंटू एसीएम आ जाएगा, है ना। एंड सेकेंड, सेकेंड क्या है, अब इसका अगर टॉर्क ग्रेटर है या इसका टॉर्क ग्रेटर है, उसके अकॉर्डिंग आप टॉर्क अबाउट आर लेंगे। तो ये टॉर्क अबाउट हो तो एच एफ, ये क्लॉकवाइज आएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसा आएगा, माइनस एच इंटू एफ। ये क्या हो जाएगा, आई इंटू, इस डायरेक्शन में अल्फा दिख रहे हैं, तो आई सी एम इंटू एल्फा इक्वल्स टू एच एफ माइनस आर एफ, ऐसा आएगा। अभी अगर ये ऐसा होता, मान लेते फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता, तो इस केस में फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करता। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता तो फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करता। नोट करके देखो क्या है कि अब अगर ये आप इसके लोअर हाफ, ये अभी जितना भी फोर्स लग रहा था एफ, वो अपर हाफ में लगा। अगर यही फोर्स लोअर हाफ में लग रहा होता, लोअर हाफ कहीं यहाँ पे लग रहा होता, इसके बिलो लग रहा होता, कहीं पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी फोर्स लग रहा होता, तो अगर इसके लोअर हाफ में फोर्स लगेगा तो इसका जब टॉर्क अगर आप देखोगे, इसकी जो टेंडेंसी होगी रोटेट करने की, ये हमेशा ऐसे ही होगी। ये ऐसा रख दो, अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे ना, यहाँ तो रोटेट कर जाएगा, ठीक है, सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं है। तो जब आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे ना, तो इसकी टेंडेंसी ऐसे रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जब आप फोर्स लगाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी होगी, मतलब ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जाएगा, जैसे रोटेट कर रहा है तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जाएगा, और एसीएम भी इसी डायरेक्शन में। तो हमेशा फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे अगर सपोज इस साइड फोर्स लग रहा होता, अप्लाइड फोर्स, तो इसकी टेंडेंसी कैसी होती है, इस डायरेक्शन में, तो इसकी टेंडेंसी ऐसी होती है, और इसका एसीएम भी इसी डायरेक्शन में होता है। अरे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे तो एसीएम ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी होगी इसको, है ना। फोर्स इस साइड लग रहा है तो इस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी होगी, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो किस डायरेक्शन में एसीएम आएगा, तो इसी डायरेक्शन में आएगा ना एसीएम।
वो तो समझ में आना चाहिए। फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहता है, एसीएम अगर आएगा भी तो इसी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में थोड़ी हो सकता है। फोर्स तुम इस डायरेक्शन में लगा रहे, बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही, पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे फोर्स इस साइड लग रहा है तो फ्रिक्शन इस साइड लग, इसका मतलब ये हुआ F the force acts in lower diametric plane, the friction will act, the friction will act opposite to, will act opposite to the force applied, the force applied, the force, friction will act opposite to the force applied. वर्टिकली फोर्स अप्लाई करने से बॉडी रोटेट करेगी, वर्टिकली ऐसा फोर्स अप्लाई किया, मान लो यहाँ से फोर्स, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, रोटेट करेगी वो। यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, खुद से समझो, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, क्या बॉडी इस ग्राउंड को डिस्प्लेस कर देगी बॉडी। अगर यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई किया तो क्या ये बॉडी ग्राउंड को डिस्प्लेस कर देगी? पहले जो बोल रहा हूँ वो तो बताओ, करेगी डिस्प्लेस, उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दिखेगा, उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, नहीं आएगा? उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं आएगा, है ना। बट अभी क्या होगा, अभी क्या होगा कि अब यहाँ पे फोर्स लगा रहे, सपोज यहाँ पे फोर्स लगा रहे, सेंटर से पास होगा तो कोई, अगर सेंटर से फोर्स पास हो रहा है, अगर आप ऐसा फोर्स लगा रहे हो सेंटर से पास हो, तब तो रोटेट भी नहीं करेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है। हाँ, अगर इस यहाँ पे फोर्स आपने अप्लाई कर दिया तो अब ये फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को रोटेट करा सकता है। अब ये फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को रोटेट करा सकता है। तो अब जब रोटेट कराएगा उसकी वजह से अब देखेंगे कि इस पॉइंट की टेंडेंसी, जैसे यहाँ पे फोर्स लगा रहे तो ये बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है तो इसकी वजह से इस पॉइंट की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की होगी, तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। तो अब इस फ्रिक्शन की वजह से उसका एक्सेलरेशन आएगा, इस फ्रिक्शन की वजह से उसका एक्सेलरेशन आएगा, सेंटर ऑफ मास की वजह से एक्सेलरेट, मतलब ये अप्लाइड फोर्स की वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। आई बात समझ में? अब ये सब खुद से आ जाना चाहिए, इतना सब टॉर्क किया है, किस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, कैसा भी फोर्स का डायरेक्शन दे, कुछ भी आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगी। कोई केस नहीं है, ये तो थर्ड का ही है ना, ये तो थर्ड केस का ही पार्ट है कि कैसे फाइंड करेंगे आप एसीएम इस केस में और अल्फा। उसके बाद नोट करके ये पॉइंट लिखेंगे, अगर लोअर डायमेट्रिक प्लेन में अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो हमेशा फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा वो फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। किस केस में डायरेक्शन क्या होगा ये बताओ, इस केस की बात कर रहे हो या इस केस की बात? किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, इस यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, ये बॉडी है, खुद से डिसाइड करो। यहाँ पे फोर्स लगा रहे, फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो फोर्स लग रहा है राइट वर्ड डायरेक्शन में। अगर ये डिस्प्लेस भी होगा तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। ऐसा थोड़ी कि बॉडी ऐसे रखी हुई है, फोर्स तुम इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, फ्रिक्शन की वजह से ये इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसा पॉसिबल है पॉसिबल कि तुम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और बॉडी जो है फ्रिक्शन की वजह से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। खुद से डिसाइड कर लीजिए कि डायरेक्शन क्या होगा।
नोट कर लिया इसको। डायमेट्रिक डबल एम होगा ना शायद, देख लेना एक बार। या ऐसे ही होगा। एक ही है। नोट कर लिया इसको। ऐसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ। ये एक सॉलिड स्फीयर है। यहाँ पे मैंने फोर्स पहले ऐसे ही रखा हुआ था, रेस्ट में था, यहाँ पे फोर्स लगाया है, यहाँ से ये वाली वैल्यू h, और h की वैल्यू गिवन है। h जो है वो है, मान लीजिए 2r/5 है। h की वैल्यू 2r/5 है। आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताना है कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या हो, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताना है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बता दीजिए सर। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। बैकवर्ड आ रहा है। सबसे पहले अपने को पता है h की वैल्यू, h यहाँ पे दिया हुआ है 2r/5 है ना। k² r फाइंड करना पड़ेगा, k² ये फाइंड करना पड़ेगा मुझे पहले डिसाइड करने के लिए, है ना। k²r। देखो ICM जो होता है सॉलिड स्फीयर का, सेंटर ऑफ मास के बोर्ड देखेंगे तो ICM होता है 2/5 m r²। अब इसको आप क्या लिखेंगे, ICM को mk² इक्वल्स टू 2/5 m r²। m से m कैंसिल आउट हो गया, तो k²/r, एक r को इस साइड लाइए, k²/r की वैल्यू क्या है 2/5 × r। अच्छा ये क्या है, यही आपका h है, यही क्या है, यही है ना h, ये h गिवन। मतलब यहाँ पे k²/r की वैल्यू क्या है h, तो h की वैल्यू k²/r हो गई। इसका मतलब ये क्या रहा होगा, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, h को किससे रिलेट करना होता है, k²/r से। तो ICM क्या है, सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के 2/5 m r², एंड ICM इज mk²। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k²/r, एक r इस साइड लाइन, तो 2/5 r हो जाएगा। इसी को बोल रहे हैं, यही क्या है, बोल नहीं रहे, यही गिवन h इक्वल्स टू 2r/5। तो 2r/5 यही h है, मतलब k²/r इक्वल्स टू h। तो ये किसका कंडीशन था, प्योर रोलिंग का। प्योर रोलिंग है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हाँ, जीरो है तो कोई डायरेक्शन होगा क्या, जीरो है तो कोई डायरेक्शन होगा, नहीं होगा। और ऐसा ही एग्जाम्पल, ये एक डिस्क है और यहाँ पे भी एक स्टेप पुली। स्टेप पुली को स्पूल भी बोलते हैं, स्पूल। ये बताया था कैसा है ये,
ये एक डिस्क है यहाँ पे, है ना, ये ऐसा है, ये एक डिस्क है और उसके ऊपर कुछ ऐसा है, इस टाइप से। कुछ आया समझ में? तो अगर आप इसको साइड से देखेंगे, अगर मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया है, अगर आप साइड व्यू देखेंगे तो आपको एक सर्कल ये दिखेगा और ये वाला एक सर्कल दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। जरूरी नहीं है वो सिलेंडर रहेगा, वो सिलेंडर टाइप का दिखेगा, बट जरूरी नहीं कि इसका कुछ ज्यादा ही लेंथ होगा, वैसा कंपलसरी नहीं है, बट वो सिलेंडर रहेगा, वो सिलेंडर रहेगा। बट कंपलसरी नहीं कि बहुत ज्यादा लेंथ होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये यहीं पे, यहीं से स्टार्ट हो रहा है ऐसा, बिल्कुल ऐसा, ऐसा ऐसा, इस टाइप से, ऐसा। सिलेंडर ज्यादा लेंथ नहीं होता है इसका, नहीं तो सिलेंडर दिखने लगेगा, बट सिलेंडर टाइप, मतलब सिलेंडर ही है बट लेंथ ज्यादा नहीं। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे स्ट्रिंग को रैप कर दिया है, वैसा भी हो सकता है। तो अगर आप साइड से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स लगा रहे एफ, यहाँ पे क्या फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेप पुली या स्पूल। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसका रेडियस आर है और इसका रेडियस आर है ना, इसका रेडियस, इसका रेडियस आर है ना। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर रोलिंग, सफिशिएंट फ्रिक्शन है फॉर रोलिंग। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड the direction of friction, first case, find the direction of friction if a, r की वैल्यू r/2 के इक्वल है, तब बताना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा b। जब r की वैल्यू r/3 हो जाएगी तब बताना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। सबसे पहले आप आईसीएम का फॉर्मूला देख लीजिए, आईसीएम का फॉर्मूला देख लीजिए। इस पूरे का मास जो है, ये समझना, इस पूरे का मास m है ना, इस पूरे का, इस पूरे का मास m है, m। क्या 2 mr इसमें, ये बताओ फ्रिक्शन किस पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा ना फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ पे। सबसे पहले आप m²/r देख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। तो अगर ये रोटेट करेगा तो सेंटर के वोट रोटेट करेगा, ये डिस्क अगर रोटेट भी कर रहा है तो किसके वोट रोटेट कर रहा है, सेंटर के। अरे टॉपिक तो मैं आज कंप्लीट कर दूं, मैं तो आज कंप्लीट कर दूं तुम्हारा रोटेशन, बट कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। थियरी थियरी बुक में भी होती है, उससे कोई फायदा नहीं होता।
जब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करके समझ में नहीं आए। इसके बाद आएगा मोशन, रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन आएगा। दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा। और थर्ड जो है वो आएगा टॉपलिंग। तो मेनली 3 टॉपिक्स है अभी इसमें। 3 टॉपिक्स 3 लेक्चर्स। ठीक है, मैं कंप्लीट कर दूंगा जल्दी, 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देता हूँ। एनफ है 3 लेक्चर्स। तो यहाँ से उसके बाद आएगा एसएचएम, है ना, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, आराम से 3 लेक्चर्स में आराम से ही होगा। फास्ट कराऊंगा तो 1 लेक्चर में हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे अपन, तो पहले आप क्या कीजिए, पहले के स्क्वायर बाय आर की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। तो पता है कि आईसीएम क्या होगा, डिस्क है, किसके वॉट रोटेट कर रहा होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। सेंटर ऑफ मास के वॉट रोटेट कर रहा होगा तो कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। और ये कितना होता है, एम के स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो एम से एम जाएगा, तो के स्क्वायर बाय आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर बाय। तो फर्स्ट केस जो है ए, आर की वैल्यू कितनी है, आर बाई 2। आर की वैल्यू आर बाई 2 है, तो यही एच है ना यार, इस केस में यही एच है, एच है आर बाई 2। तो ये एच है आर बाई 2, मतलब एच की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, के स्क्वायर बाय आर की। इसका मतलब यहाँ पे प्योर रोलिंग होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकेंड केस, आर की वैल्यू कितनी है, आर बाई 3। आर की वैल्यू आर बाई 3 है, सबका लिए टोटल मास कंसिडर किया ना, ये देखो टोटल मास यूनिफॉर्म है, टोटल मास कंसिडर किया। ये जो मास है ना, ऐसा है, इसका टोटल मास है, मैं एक डिस्क बना दिया, एक डिस्क बना दिया जिसका टोटल मास क्या है, एम है। वरना फिर इसका अलग से फाइंड करना पड़ता, इसका अलग से फाइंड करना पड़ता। तो यहाँ पे आपको एक कैविटी दिख जाती इसके लिए। नहीं समझ में आया? अरे ये जो पुली होगी, तो ये इतना ही पार्ट में डिस्क होगा ना, ये वाला तो कैविटी में ये वाला मास रहेगा ना, है ना। तो मैंने टोटल मास मान लिया एम, या तो कैविटी नहीं कंसिडर किया, टोटल मास एम। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल का कितना आएगा, एम आर स्क्वायर होगा, है ना। एम आर एस सॉरी एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, क्योंकि वो जो सिलेंडर दिखेगा आपको, जो स्मॉल जिसका लेंथ है, उसका भी उस एक्सेस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 ही होता है। अलग से भी फाइंड करेंगे, वही आंसर है। तो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो आर क्या है यहाँ पे, एच, एच इक्वल्स टू आर बाई 3। तो अभी बताइए, ये है आर बाई 3 और ये है आर बाई 2, इसका मतलब यहाँ पे हेयर h is greater than k square by, sorry, ये 0.33, h is less than, h is less than k square by r। h की वैल्यू कितनी है, r by 3 है, और k square by r की वैल्यू कितनी है, r by 2। तो ये 0.5 हो जाएगा, ये 0.33 r आ जाएगा। तो ये ग्रेटर हो गया इससे, h is less than k square by r। तो h अगर लेस है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, r प्लस r कैसे आएगा, किसके अबाउट रोटेट करेगा ये ऐसा है ना। ये बताओ, ये किसके अबाउट रोटेट करेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, तो यहाँ से फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो यही होगा ना एच, यही वैल्यू होगी ना यार एच। तो एच तो हमेशा ये स्मॉल आर ही आएगा ना, है ना। तो एच की वैल्यू इतनी है, तो ये एच इज लेस देन के स्क्वायर बाय आर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, एच इज लेस देन के स्क्वायर बाय आर, किसका कंडीशन होता था, एच इज लेस देन के स्क्वायर बाय आर, फॉरवर्ड स्लिपिंग होता, क्या होता था, फॉरवर्ड स्लिपिंग। ये इसका मतलब फॉरवर्ड स्लिपिंग। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन वो होगा बैकवर्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड्स। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। आई बात समझ में।
क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जब आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किससे डिसाइड करेंगे? तो h और k स्क्वायर बाय r से डिसाइड करते हैं। किससे डिसाइड करते हैं? h एंड k स्क्वायर बाय r से डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले आप k स्क्वायर बाय r फाइंड कर लीजिए। तो ICM क्या हो जाएगा? अगर आप इस पूरे को एक डिस्क मान लेंगे, इस पूरे को, इस पूरा का मास m अज्यूम कर लिया, तो इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ICM ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2। क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर बाय 2। तो ICM को क्या लिख देंगे? mk स्क्वायर इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से k स्क्वायर बाय r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r बाय 2। r बाय 2। अब केस 1 में, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? r की वैल्यू कितनी है? r बाय 2। तो r जो है यही है r, यही h है, यही r, ये इस केस में क्या है? h। सेंटर ऑफ मास से ही देखते थे कितना h होगा, तो यही h है। तो r की वैल्यू r बाई 2, मतलब h की वैल्यू कितनी है? r बाई 2 है। तो h r बाई 2 है, k स्क्वायर बाय r भी r बाई 2 है, मतलब h की वैल्यू k स्क्वायर बाय r के इक्वल हो गई। तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन है और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब बी केस में देख लेते हैं। बी में क्या था? r इक्वल्स टू r बाई 3। r क्या है? h। तो इस केस में h की वैल्यू r बाई 3 है, बट k स्क्वायर बाय r तो वही रहेगा। तो k स्क्वायर बाय r की वैल्यू हो गई r बाई 2। k स्क्वायर बाय r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r बाई 2। तो ये 0.5 r है, ये 0.33 r है, मतलब k स्क्वायर बाय r इज ग्रेटर देन h। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? हियर h इज लेस देन k स्क्वायर बाय r। ये केस 2 था, उसमें h इज लेस देन k स्क्वायर बाय r। इस केस में देखिए क्या हो रहा था? फॉरवर्ड स्लिपिंग। फॉरवर्ड स्लिपिंग के केस में आता है h इज लेस देन k स्क्वायर बाय r। h इज लेस देन k स्क्वायर बाय r। तो ये फॉरवर्ड स्लिपिंग है, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अरे ये ऐसा है, मान लो ये तुम्हारा डिस्क है, ठीक है, और ये जो है ये ऐसा रहेगा, सेंटर से पास होगा। मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इस पे फोर्स लग रहा है, तो यही फोर्स इसको रोटेट कराएगा ना यार। ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इसी की वजह से तो ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा होगा ना। एक क्वेश्चन कर लीजिए, ऐसा दिया, अ थिन spherical shell of mass m and radius r lying on a rough horizontal surface. Lying on a rough horizontal surface is hit sharply and horizontally by a cube. बिलियर्ड्स होता है ना, तो उसमें वो जो स्टिक होता है वही हो गया क्यूब। वेयर शुड ना वेयर should it be hit so that the shell does not slip on the surface. स्लिप नहीं करेगा, मतलब प्योर रोलिंग मोशन है ना। ये ऐसा है, ये एक बॉल है, बट ये शेल है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसा। यहाँ पे क्यूब, ये वो स्टिक रहेगी, यहाँ पे आके ये इसको इम्पल्स दिया, शार्प हिट, यहाँ पे जो हिट किया है शार्पली, इसका मतलब ये बॉल यहाँ पे है, इसको ऐसे इम्पल्स, ऐसे ही देते हैं, इम्पल्स दिया,
तो वो बॉल मूव करेगा। तो वैसा मूव कर रहा है कि ये इसका प्योर रोलिंग हो रहा है, कहीं पे स्लिप नहीं हो रहा है। हाँ, आर के टर्म्स में आंसर रहेगा ये वाली वैल्यू एच। ये वाली वैल्यू क्या है? एच। इसका रेडियस आर है, मास एम। तो देखो जैसे ये क्या करेगा, इसको हिट करेगा, तो जैसे तुम इसको हिट करोगे ये आगे भी जाएगा और रोटेट भी करेगा, रोटेट करता हुआ आगे जाता है ये, है ना। अरे बिलियर्ड्स में तो ये होता है ना, जैसे आप हिट करो तो वो रोटेट भी करेगा और आगे भी जाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी भी आएगी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी। इसकी वेलोसिटी भी आएगी उस इंस्टेंट पे और एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी। और कंडीशन दिया हुआ है नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो? नो स्लिपिंग मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो? जीरो। तो उसकी वजह से कोई मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। एक बार ट्राई कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। हिट बाय शार्पली एंड हॉरिजॉन्टली बाय अ क्यू। क्यू मतलब वो ये स्टिक जो होता है ना, उसकी को बोलते हैं क्यू। इस क्वेश्चन को कैसे आप अप्रोच, तो सबसे पहला एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब वही इंपल्स दे रहे हैं, याद है? करेक्ट आंसर, सही आंसर है तुम्हारा। इंपल्स दिया तो बताया है आपको कि जब इंपल्स दिया तो इंपल्स के केस में जे एल फाइंड करेंगे। जे एल क्या होता है? आर परपेंडिकुलर इनटू जे, याद है? बताया ये। एंगुलर इंपल्स फाइंड करते हैं तो एंगुलर इंपल्स जहां पे इंपल्स आ जाएगा ना, तो इसको आप जे मान लीजिएगा, इंपल्स। तो जे इंपल्स दिया तो इसकी वजह से इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स क्या होता है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि जैसे आपने इंपल्स दिया, इंपल्स की वजह से इसका मोमेंटम भी चेंज होगा। तो जे इक्वल्स टू डेल्टा पी। जे इक्वल्स टू डेल्टा पी। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक बार सॉल्व करता हूँ। नोट कर लिया क्वेश्चन, देखिए यहाँ से। दो मेथड है सॉल्व करने के, सिंपल सा मेथड है। पहले सिंपल सा मेथड बताऊंगा। मान लीजिए यहाँ पे आके ये हिट कर रहा है तो इसका इंपल्स दे रहा होगा जे। एक बार फोर्स से सॉल्व करेंगे, ये इंपल्स है, उसने कुछ इंपल्स दिया होगा तो ये इंपल्स आ गया। इस इंपल्स की वजह से इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी VCM। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा ये तो जीरो है क्योंकि प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग है तो जीरो आ जाएगा। तो इस पहले सबसे पहले इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है? जे इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बताया हुआ है। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसी को बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो जे की वैल्यू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख देना है क्योंकि पहले रेस्ट में था पी फाइनल एम VCM हो गया। पहले ये रेस्ट में था तो ये जीरो, तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे जे इक्वल्स टू एम इंटू VCM, है ना। एंड दूसरा एंगुलर इंपल्स वाला केस लगाएंगे तो जेएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो
आर परपेंडिकुलर इंटू जे, जेएल हो जाएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, आर परपेंडिकुलर ही इसका क्या है, यही है एच, यही एच है। तो एच इंटू जे, ये क्या हो जाएगा आई ओमेगा, आई सी एम इंटू ओमेगा, इनिशियली तो 0 था, तो एच इंटू जे, तो आई सी एम कितना है 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल्स टू एच, जे की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए एम वी सी एम, तो एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा, फ्रॉम वन, तो 2/3 आर स्क्वायर, ओमेगा को आप लिख सकते हैं VCM बाय आर, एच बाय VCM, सिंस प्योर रोलिंग है तो VCM की वैल्यू ओमेगा आर हो जाएगी, VCM से VCM कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एच की वैल्यू जाएगी 2/3 आर, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 आर, यही आपका आंसर है। तो एक बार बस एक ही स्टेप यहाँ पे आएगा, 2-3 स्टेप यहाँ पे आएगा, इतना तो ऐसे ही है कि स्टेप लिख रहे हैं इसलिए जे इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, जे को डायरेक्टली देते एम इंटू VCM, इक्वेशन पहला फर्स्ट स्टेप में यही आ जाता, सेकेंड स्टेप में जे ये लिखते, ये आता पुट करते, तो यहीं से आंसर दिख जाता। इसको आप फोर्स से भी सॉल्व कर सकते थे, आंसर वही आता। इसको देखो फोर्स से मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, सिंपल है। तो जहाँ पे फोर्स दिखेगा वहां आपको आपको ऐसे ही सॉल्व करना। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये फोर्स लग रहा है dt टाइम, ये यहाँ पे लगाया, किसी dt टाइम के लिए तो फोर्स लगा होगा ना यार, इम्पल्स दे रहे हैं तो dt टाइम कुछ टाइम तो लगा होगा ना, तो मान लेते dt टाइम के लिए फोर्स लगा, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है नहीं, एक ही फोर्स लग रहा है, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, तो इम्पल्स कितना आएगा dt टाइम में, इम्पल्स कितना आएगा j इक्वल्स टू पहले m इंटू VCM तो होगा, VCM से जा रहा है तो m इंटू VCM लिखोगे, बट j को आपको इस केस में लिखना पड़ेगा, सिर्फ j नहीं, अगर फोर्स के टर्म्स में लिखना है तो j क्या होता है, तो f dt, बताया आपको j क्या होता है f dt, तो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको MVCM इक्वेशन 1, f dt के टर्म्स, फोर्स के टर्म्स में लिख रहे हैं, एंड JL जो आएगा आपका, जो JL लिख रहे हैं, तो JL जो लिखेंगे आप, तो JL कैसे आएगा आपका, JL की जो वैल्यू होगी JL, तो वही JL मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा एल से आएगा, डेल्टा एल से आएगा, डेल्टा एल पहले लिख देगा, तो ये क्या आ जाएगा अभी आपका JL, तो JL जो है, JL जो है ये एंगुलर इंपल्स है, ये क्या है एंगुलर इंपल्स। तो अब ये बताइए एंगुलर इंपल्स क्या होता है, टॉर्क से रिलेट करेंगे इसको, टाउ dt, वेरी गुड, क्या लिख दिया टाउ dt इक्वल्स टू आई ओमेगा। अच्छा टाउ क्या होगा, इसी फोर्स का टॉर्क आ रहा है, तो टॉर्क क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस अगर h है तो hf हो जाएगा, hf dt इक्वल्स टू ICM इंटू ओमेगा, तो 2/3 mr स्क्वायर इंटू स्मॉल m, है ना। अब देखो यहीं से f dt, पहले यहाँ पे j की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे अभी f dt की वैल्यू पुट करेंगे, f dt क्या है MVCM, तो h इंटू हो जाएगा MVCM 2/3 m
आर स्क्वायर ओमेगा, कहाँ से आया, फ्रॉम फ्रॉम एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा, एच ये वीसीएम क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर, प्योर रोलिंग है तो वीसीएम इज ओमेगा आर, 2/3 आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसल आउट हो जाएगा, एक आर भी कैंसल आउट हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 आर, 2/3। तो ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये सिंपल दिख रहा था इसीलिए ऐसा आया है। बट अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होता तो अब ये बताओ, जैसे ये फोर्स लगा ड्यूटी टाइम के लिए, तो ड्यूटी टाइम में उस टाइम में तो फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा होता ना, तो फ्रिक्शन का भी इंपल्स आ जाता। तो एफ डी टी इस साइड लिख रहे हैं, इसको प्लस लिखते हैं तो इसको माइनस लिखते हैं, माइनस एफ डी टी इक्वल्स टू एम वी सी एम। नोट कर लीजिए। फ्रिक्शन किसकी वजह से लग रहा है, देखो अगर ये डीटी टाइम में कंसीडर कर रहे हैं किसकी वजह से मोमेंटम आया, तो डीटी टाइम में इसका भी मोमेंटम आ रहा है ना, तो ये इसका मतलब है आप कंसीडर कर रहे हो डीटी टाइम में भी मोशन कंसीडर कर रहे हो, मतलब वो फोर्स इंपल्सिव बन जाएगा ना फिर, है ना, क्योंकि आप डीटी टाइम में मोमेंटम जब लिख रहे हैं तो एफ डी टी लिख रहे हैं ना, इसका मतलब फ्रिक्शन में भी एफ डी टी लिखेंगे तो वो इंपल्सिव बन जाएगा। नोट कर लिया इसको, डन। नेक्स्ट लिखेंगे रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसमें आगे भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ना, कभी कभी आता रहेगा। वह भी रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन भी रोलिंग ही है, बट ये इंक्लाइंड प्लेन पे हो रहा है, कैसा हो रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पे। डन। रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, rolling motion on an inclined plane। हाँ, mg का कंपोनेंट सब आएगा, सब आएगा। रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, सबसे पहले मुझे डायरेक्शन का, ठीक है, डायरेक्शन डिसाइड करें। अब देखो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे ये रोलिंग बॉडी है, यहाँ से इसको रिलीज किया, रिलीज्ड। तो देखो जैसे रिलीज करोगे इस डायरेक्शन में mg है, इसका एक कंपोनेंट इस साइड mg साइन थीटा, एक कंपोनेंट इस साइड mg cos थीटा, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये रफ है, रफ सरफेस। तो जैसे आप क्या करोगे, इस इसको रिलीज करोगे तो ये mg साइन थीटा वाला टर्म इस साइड दिख रहा है ना, इस साइड mg साइन थीटा का टर्म दिख रहा है, तो mg साइन थीटा का जो टर्म दिख रहा है, और तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क देखेंगे, इनिशियली टॉर्क देखेंगे तो टॉर्क आपको 0 दिखेगा, क्योंकि नॉर्मल भी सी पॉइंट से पास हो रहा है और ये mg भी सी पॉइंट से पास हो रहा है, तो टॉर्क आपको 0 दिखेगा। तो आपको ये दिखेगा कि ये इस डायरेक्शन में ए से एक्सेलरेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है। जब आप रोलिंग मोशन की बात करेंगे, रोलिंग मोशन, तो इस केस में क्या होगा, जब ये बॉडी इस डायरेक्शन में आ रही है, एक्सेलरेट कर रही है ना, तो आपको पता है रोलिंग मोशन के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, क्या होता है रोलिंग मोशन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन, है ना, बिटवीन रोलिंग बॉडी एंड सरफेस इन कांटेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो क्या होगा, पहले ये तो थोड़ा आगे मूव करेगा, बट एग्जैक्टली होगा क्या कि जैसे ये मान लो dt टाइम मूव किया, तो उतने ही टाइम में ये जैसे आगे मूव किया रफ सरफेस, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस साइड होगा, ये पॉइंट, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, तो ये अगर सेंटर ऑफ मास इसका ए से जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट भी ए से आएगा इस डायरेक्शन में, तो ए से आएगा तो इस पॉइंट पे रोलिंग मोशन होने के लिए इस डायरेक्शन में अल्फा आर चाहिए,
है ना, ये ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ए आ रहा है, तो ये रोटेशन की वजह से ऐसा होना चाहिए, मतलब ये बॉडी ऐसे रोटेट करनी चाहिए अल्फा से, ये बॉडी ऐसे रोटेट करनी चाहिए अल्फा से, तभी इस डायरेक्शन में अल्फा रहेगा। तो प्योर रोलिंग के लिए आप लिख सकते हैं, प्योर रोलिंग के लिए ए इक्वल्स टू अल्फा। बट ये टॉर्क तो जीरो था अभी, इसका टॉर्क और mg का टॉर्क तो जीरो है, इस mg का टॉर्क जीरो है तो इसका टॉर्क भी जीरो है, सब इसी पॉइंट से पास है, टॉर्क जीरो है, तो ये टॉर्क, जब तक टॉर्क नहीं आएगा तब तक अल्फा नहीं आएगा, जब तक टॉर्क नहीं आएगा तब तक अल्फा नहीं आएगा। तो ये जो अल्फा है ये किसी टॉर्क की वजह से आ रहा है, तो वो टॉर्क कौन प्रोवाइड करा रहा होगा, तो इसके बाद आप ये ड्रॉ करेंगे, फिर ये आएगा, वो टॉर्क कौन प्रोवाइड करा रहा होगा। तो जैसे ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो अब देखो टॉर्क कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से आर ये है टॉर्क, तो ये फ्रिक्शन तो यहीं पे लगेगा, ये आर ये है, आर ये है, अगर आर ये है तो क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आने के लिए फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, इस डायरेक्शन, ठीक है, ये आर है तो शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा, तो ऐसा आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आर से एफ के टुवर्ड्स मूव किया, है ना। तो इस केस में अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो इस पे फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, क्यों लग रहा है, प्योर रोलिंग के लिए लग रहा है, इसी की वजह से अल्फा आ रहा है ऐसा। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये अल्फा से आ रहा है, ये ए से आ रहा है एक्सेलरेशन, और इस डायरेक्शन में अल्फा की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा अल्फा आर, तो प्योर रोलिंग के लिए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा आर, प्योर रोलिंग के लिए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा आर। आई बात समझ। तो इस केस में ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, अब क्या किया, किसके वोट टॉर्क आएगा, ये बताओ, ये बॉडी किसके वोट रोटेट करेगी, पहले आप ये बता दीजिए, ये बॉडी किसके वोट रोटेट करेगी, सेंटर ऑफ मास, तो टॉर्क, टॉर्क जब आप इस पॉइंट के वोट फाइंड करेंगे तो इसका टॉर्क आएगा, नहीं आएगा ना यार। और आपको ये भी बताया है कि किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से अगर फोर्स पास हो रहा है तो उसका टॉर्क जीरो, उस फोर्स की वजह से उसका टॉर्क क्या आएगा, जीरो, है ना। अब देखिए क्या किया, एक रोलिंग बॉडी है, रिजिड बॉडी ही है बट ये रोल कर रहा है, अब इसको क्या किया, इंपल्स दिया, इस डायरेक्शन में इंपल्स दिया, तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो अभी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी ना, आफ्टर सम टाइम, है ना, इट्स वेलोसिटी बी जीरो। क्यों जीरो होगी, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और mg sin थीटा का जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में है, mg cos थीटा इस डायरेक्शन में है और नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल तो ये दोनों बैलेंस करेगा, इसको कोई बैलेंस अभी नहीं कर रहा है, तो जैसे ये आगे मूव करना चाहेगा ये इसको क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, मतलब ये अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये बात आई समझ में, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इंपल्स दिया था इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट mg sin थीटा स्पेस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन ही होगा। अब ये बताओ कि अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, किसी इंस्टेंट पे मैं फाइंड करता हूँ, मान लीजिए कि इसका एक्सेलरेशन इस साइड है, जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, v डैश बोल दीजिए अभी, बताओ इस पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अप द इंक्लाइन, तो पहले फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करना है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, प्योर रोलिंग मोशन के केस में, किस केस में, प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, अरे प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो मुझे ये बताओ यहाँ पे प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन आ रहा था, प्योर, ये बताओ इसका एक्सेलरेशन कभी जीरो हो सकता है इस पे, इसका एक्सेलरेशन इस इंक्लाइंड प्लेन पे कभी जीरो होगा, नहीं होगा,
जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए, तो इस डायरेक्शन में अल्फा आर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? प्योर रोलिंग के लिए अल्फा आर आएगा ना, तो ये अल्फा कहां से आ रहा है? अल्फा फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है, तो प्योर रोलिंग है फिर भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ना, प्योर रोलिंग है फिर भी फ्रिक्शन तो एक्ट कर रहा है ना यार। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, खुद से समझो, फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इस पे mg sin थीटा इस डायरेक्शन में आएगा, mg sin थीटा आएगा, एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, तो इस ये पॉइंट तो इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन हो जाएगा ना इस पॉइंट का, ये पॉइंट तो स्लिप करेगा इसके रेस्पेक्ट में, इंक्लाइंड प्लेन के रेस्पेक्ट में। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू आप जीरो कर देंगे तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस साइड है ना, तो ये पॉइंट तो स्लिप करेगा इसके रेस्पेक्ट में, तो प्योर रोलिंग का केस कभी पॉसिबल हो सकता है। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी यहाँ पे तो प्योर रोलिंग कभी पॉसिबल होगा? नहीं होगा, प्योर रोलिंग नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी अगर ये इसको इम्पल्स दिया ये अपवर्ड अप द इंक्लाइन जा रहा है, अप द इंक्लाइन मूव कर रहा है, बट इस पे mg sin थीटा इस डायरेक्शन में है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? डाउन द इंक्लाइन होगा, इस डायरेक्शन में होगा इसका एक्सेलरेशन। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखना चाहें तो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन इस साइड है, मतलब ये पॉइंट का एक्सेलरेशन इस साइड होगा या नहीं होगा? रिजिड बॉडी है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो फॉर प्योर रोलिंग के लिए क्या होना चाहिए? इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो, बिकॉज ये इंक्लाइंड प्लेन रेस्ट में है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो। तो ये अगर ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा जो इसको जीरो करेगा, वो कौन सा आएगा? अल्फा आर आएगा। कौन सा आएगा? अल्फा आर आएगा। तो अल्फा आर अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है मतलब ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा, ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा, अल्फा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बॉडी रोटेट कर रही है तो इसको टॉर्क कौन प्रोवाइड करा रहा है? क्योंकि mg sin थीटा cos थीटा और n का कोई टॉर्क नहीं है सेंटर के अबाउट, और ये बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसको ये जो अल्फा आ रहा है इसको कौन प्रोवाइड करा रहा है? अल्फा, फ्रिक्शन। कौन प्रोवाइड करा रहा है? फ्रिक्शन। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो देख लीजिए ये आर है, ये आर है और ये एफ है, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इफ अ बॉडी इज मूविंग डाउन द इंक्लाइन और अप द इंक्लाइन, दोनों केस में सिर्फ जो इस पे फोर्स लग रहा है वो mg और नॉर्मल था, mg और नॉर्मल था, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगा दिया एक्सटर्नल फोर्स F, तब उस केस में डिफरेंट हो सकता है। उस केस में क्योंकि आप फोर्स लगाओगे तो हो सकता है कि इसका एक्सेलरेशन इस साइड हो, जब इसका एक्सेलरेशन इस साइड होगा तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अल्फा इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो कोई दूसरा फोर्स नहीं है, सिर्फ क्या है? mg है और नॉर्मल है। यहाँ पे भी mg और नॉर्मल है, कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एक्सेप्ट mg। बात आ रही है समझ में? तो उस केस में फ्रिक्शन क्या लगेगा? इधर पार्टिकल इज मूविंग डाउन द इंक्लाइन और अप द इंक्लाइन, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड्स, अप द इंक्लाइन। आई बात समझ में? तो यहां पे भी इन बोथ केसेस फ्रिक्शन जो होगा फॉर प्योर रोलिंग फ्रिक्शन जो आएगा अप द इंक्लाइन, ऐसा नहीं कि वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अप द इंक्लाइन। ये बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? कैसा मोशन है ये? कैसा मोशन हो रहा है ये बताओ। जिसका डाउट है उसी से पूछ रहा हूँ, फिर तुम्हारा डाउट खुद से क्लियर हो जाएगा। मोशन कैसा? नहीं,
वो तो एक्सेलरेटेड है, प्योर रोलिंग, रोलिंग विथ स्लाइडिंग, स्लिपिंग, ये इसके रेस्पेक्ट में कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना अभी, तो प्योर रोलिंग करेक्ट। तो प्योर रोलिंग में कैसा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, प्योर रोलिंग में कैसा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, प्योर रोलिंग में कैसा फ्रिक्शन एक्ट करता है, स्टैटिक, बताया था कि प्योर रोलिंग के केस में कैसा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, स्टैटिक। और वहां पे ये भी बताया था कि जीरो होता है अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता ना तो जीरो होता, लेकिन अगर इंक्लाइंड प्लेन पे होगा तो फ्रिक्शन होगा। वहां पे ये भी बताया था, इसको जो है ना बाद में डिस्कस करेंगे, कब, जब रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पे पढ़ेंगे अपन, तभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्लियर है या नहीं है ये बता, ठीक है। दोनों केस में फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, नोट कर लीजिए इतना पहले। अच्छा ये बताओ मुझे बस थोड़ा सा, अगर ये बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, यहाँ से यहाँ तक आ रही है, तो क्या इसके एनर्जी में कोई चेंज हो सकता है क्या, एनर्जी, एनर्जी इसका लॉस होगा क्या, ये बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ रही है, रफ सरफेस है, प्योर रोलिंग मोशन है, नहीं होगा, नहीं होगा। तो जब पोजीशन चेंज होता है तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी इसकी वेलोसिटी, अभी मैं इसका एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा, इसकी वेलोसिटी फाइंड करूंगा, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। तो आप जो है वेलोसिटी की वैल्यू, आपको पता है वेलोसिटी फाइंड करना है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। नोट कर लीजिए एक बार, ड्रॉ कर लीजिए। थोड़ा सा स्पीड फास्ट करो, इतना स्लो मत रहो यार, इतना स्लो में फिर ऐसे ही होगा फिर, थोड़ा फास्ट। ये चैप्टर के बाद जो है, जब एसएचएम स्टार्ट करेंगे तुम लोग थोड़ा फास्ट रहना, ठीक है, इतना स्लो नहीं जाना, क्योंकि एसएचएम, ग्रेविटेशन, अभी 11th का ये दो चैप्टर भी बचा हुआ, फिर आएगा 12th का, तो थोड़ा फास्ट रहेंगे तो एक बार अब थोड़ा मोमेंटम जो है ना तुम लोग को मिल जाना चाहिए, मोमेंट, इतना स्लो नहीं रहना है, फास्ट नोट कीजिए थोड़ा सा। Done. तो यहाँ से क्या आएगा, फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लग रहा है, तो मैं इसी को लिख देता हूँ। इन केस ऑफ, in case of rolling motion, rolling motion on an inclined plane,
inclined plane. If a body rolls either up the incline or down the incline in the presence of force due to gravity, force due to gravity, the friction will act, the friction static, the friction will act, the friction will act up the incline only. क्यों एक्ट करेगा? तो देखो दोनों केस में है ना, दोनों केस में ऐसे लिख देता, इन बोथ केसेस ये जो होगा एक्सेलरेशन जो होगा ACM, ये होगा डाउन द इंक्लाइन, है ना। तो फॉर प्योर रोलिंग तो अल्फा आर जो होगा वो होगा अप द इंक्लाइन, फॉर प्योर रोलिंग। इसका मतलब अल्फा जो आएगा वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए अल्फा के लिए जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए अप द इंक्लाइन, है ना। पहले डाउनवर्ड्स वाला देख लेते हैं, फिर अपवर्ड वाला आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो यहाँ से इसको रिलीज कर रहे हैं, तो रिलीज करेंगे तो mg इस साइड लग रहा है साइन थीटा, mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये थीटा है, mg cos थीटा, नॉर्मल फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन की वैल्यू को म्यू एन नहीं लिखा क्योंकि स्टैटिक है, ये कैसा है, स्टैटिक है प्योर रोलिंग। तो इसका मोशन कैसा हो रहा है, अल्फा आएगा, इसका मोशन जो है ACM को ये बोल रहे हैं। तो इसका मोशन जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्स का इक्वेशन आएगा, है ना। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्स का इक्वेशन मतलब mg sin थीटा माइनस f इक्वल्स टू m इंटू a, इक्वेशन 1। रोटेशनल के लिए क्या आएगा, इस ओ पॉइंट के वो टॉर्क अबाउट पॉइंट वो सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा तो r इंटू f, तो ये कितना आएगा डाउन ICM इंटू अल्फा इक्वल्स टू r इंटू f। ICM को मैं लिख देता हूँ mk स्क्वायर, लिख तो सकते हैं mk स्क्वायर, किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप mk स्क्वायर लिख सकते हैं r इंटू f, या ICM ही। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RF बाई ICM, RF बाई ICM। और प्योर रोलिंग के लिए क्या आएगा, फॉर प्योर रोलिंग इक्वेशन 2, फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग के लिए क्या हो जाएगा, इसको ये 2 मान लो ना, फॉर प्योर रोलिंग A इक्वल्स टू अल्फा आर, A इक्वल्स टू अल्फा आर, इक्वेशन 3 नोट कर लीजिए। In case of rolling motion on an inclined plane, if a body rolls either up the incline or down the incline, in the presence of force due to gravity, the friction will act up the incline only. In both cases, ACM जो है वो down the incline है, अल्फा आर क्या होगा, up the incline होगा for pure rolling। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अब द अल्फा आर क्या है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना,
the point of contact. तो अब यहाँ से इसका मोशन जो है ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है, तो अल्फा से ऐसा रोटेट कर रहा है और एसीएम से इस डायरेक्शन में। अब इस इक्वेशन में mg sin थीटा के इक्वेशन में f की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा के टाइम में आएगा, अल्फा को a बाय आर लिख देंगे, अल्फा को a बाय आर। डन। थोड़ा फास्ट करो ना, कम से कम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं यार, एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन फाइंड कर लेंगे बस। नहीं, इसका एक्सेलरेशन तो फाइंड करना पड़ेगा ना, इक्वेशन को थोड़ी यही तक रख दूंगा यार। तो यहां से देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, साथ में नोट करो अभी, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, f की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, ICM अल्फा बाय r इक्वल्स टू ma। तो यहां से आएगा mg sin थीटा माइनस ICM, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा जो होगा वो, अल्फा जो है वो कितना होगा, a बाय r अपॉन r, में कहां से आया, तो फ्रॉम 3, फ्रॉम 3। तो mg sin थीटा इक्वल्स टू ma प्लस ICM बाय r स्क्वायर इंटू a। तो यहाँ से mg sin थीटा इक्वल्स टू m प्लस ICM बाय r स्क्वायर इंटू a। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपको, a आ जाएगा mg sin थीटा बाय m प्लस ICM इंटू r स्क्वायर। अब देखो, अगर आप रोलिंग बॉडी जो कंसिडर कर रहे हो, एक रिंग कंसिडर कर रहे हो, एक डिस्क कंसिडर कर रहे हो, एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर कर रहे हो, हॉलो स्फीयर, एक सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, तो इन सब का मास मैं सेम अज्यूम कर लेता हूँ और रेडियस भी सेम अज्यूम कर लेता हूँ। हाँ वही, उन सब का मास क्या कर लेता हूँ मैं, सेम अज्यूम कर लेता हूँ और रेडियस भी सेम अज्यूम कर लेता हूँ, मास भी सेम और रेडियस भी सेम अज्यूम कर लेता हूँ। तो हर केस में अगर मास सेम है, रेडियस सेम है, थीटा सेम है, हर केस में mg sin थीटा इसकी वैल्यू सबके लिए सेम होगी और ये वाली वैल्यू भी सबके लिए सेम होगी, होगी या नहीं होगी। तो उस केस में क्या होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, उस केस में उसका डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर ग्रेटर होने का मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन होगा वो उसका लेस हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन लेस हो जाएगा। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉलर होगा उसका एक्सेलरेशन ग्रेटर होगा। यहां से वो रिलेट करना है। तो अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, I इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू m, इसको आप लिख सकते हैं mk स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। m कॉमन ले लीजिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, m कॉमन लेंगे तो इससे कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, g साइन थीटा बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। ये क्या आ जाएगा,
एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। तो यहां से अगर आप देखेंगे फॉर सेम एम एंड आर, सेम इसके लिए एम आर एंड थीटा भी बोल दीजिए, सेम इंक्लिनेशन है, तो एम एंड आर, आई किसका ज्यादा होता है? रिंग का होता है। आई रिंग इक्वल्स टू आई हॉलो सिलेंडर एक्सिस के ऊपर, दोनों का होता है एम आर स्क्वायर, इज ग्रेटर देन, क्या होता है? आई हॉलो हॉलो स्क्वायर 2/3 एम आर स्क्वायर होता है ना, ग्रेटर देन आई डिस्क एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है 0.5, ये 0.66 इक्वल्स टू आई सॉलिड सिलेंडर is greater than I solid sphere. Ring, hollow cylinder, hollow sphere, disc, solid cylinder, solid sphere. तो ये होता है, सेम मास और रेडियस सेम है, तो यहां से क्या आएगा? हेंस जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर है उसका एक्सेलरेशन लेस होगा। तो ए रिंग इक्वल्स टू ए एच सी लेस देन ए एच एस लेस देन ए डिस्क, a solid cylinder is less than a hollow solid sphere। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा? सॉलिड स्फीयर का। मतलब इसको सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए कम टाइम लगेगा, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए कम टाइम लगेगा। तो टाइम, वेलोसिटी, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फ्रिक्शन भी की वैल्यू भी फाइंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसको देखेंगे। ठीक है, क्या डाउट है प्रीवियस लेक्चर में? क्या डाउट है? बोलिए डाउट। नोट कर लिया है तो आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, क्या डाउट है प्रीवियस लेक्चर में? बोलिए क्या डाउट। जिसने नोट कर लिया वो लीव कर सकते। लास्ट क्वेश्चन क्या था? एक मिनट देखने दो, क्या है लास्ट क्वेश्चन। अभी लेक्चर 13 में। हाँ, लास्ट लेक्चर क्या डाउट है उसमें? एफबीडी ऑफ पुली में 2a, एफबीडी ऑफ पुली में क्या, एफबीडी ऑफ पुली में 2a कैसे आ गया? यही ना, 2 इक्वल्स टू अल्फा 2 इंटू आर कैसे आ गया? यही बोलना चाह रहे हो? क्या नेगेटिव होगा? नेगेटिव कैसे हो जाएगा? नेगेटिव कैसे हो जाएगा? 2a नेगेटिव हो जाएगा? एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट, हैंड रेस करो, तुम हैंड रेस करो, क्या बोलना चाह रहे हो समझ में आना चाहिए मुझे। अरे हैंड रेस तो करो। हाँ, अरे हेलो सर। हाँ बोलिए, बोलिए क्या, बोलिए क्या डाउट था इसमें, दिखा रहा सर उसमें वो एफबीडी ऑफ पुली उसमें हूँ। था सर। सर हाँ बोलिए। 2a और अल्फा 2r सेम डायरेक्शन में होगा ना, तो फिर वो 2a इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा 2r। क्यों क्यों होगा? टू ए देखो यहाँ से, एक मिनट, ये देखो, यही था ना तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, यही था तुम्हारा ही पीडीएफ। ये सब वही वही। टू ए किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यस। तो अगर ये ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, तो इसकी वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस साइड में आएगा ना यार। यस। तो 2a इक्वल्स टू लिखोगे ना अल्फा 2 इंटू जो भी इसका रेडियस होगा r,
तो माइनस कैसे बोल रहे हो तुम, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर तो फिर वो जीरो होगा ना, वो उनका तो। क्या जीरो होगा, वो समझ में नहीं पा रहा हूँ तुम क्या बोलना चाह रहे हो। सर 2a प्लस अल्फा 2r इज इक्वल टू नहीं जीरो नहीं होगा नहीं नहीं, ना। फिर वही देखो यहाँ पे, ये ऐसा था, ये ऐसा था। अब ये बताओ, ये स्ट्रिंग क्यों मूव कर रही है, पहले तुम ये बताओ। ये तुम्हारा ये डाउट हो गया ना क्लियर, तो फिर तुमको खुद से समझ में आ जाएगा ये स्ट्रिंग क्यों मूव कर रही है, पहले ये बता। टेंशन। ना ना ना, टेंशन नहीं, ड्यू टू रोटेशन ऑफ पुली। देखो लिखा होगा, जहां पे ऐसा पुली वाला बताया था ना, रोटेशनल पुली, वहां पे लिखाया था स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली, है ना, एंड पुली रोटेट्स। तो क्या था, ये पुली रोटेट कर रहा है ना, उसी की वजह से ये स्ट्रिंग मूव कर रहा है। यस। ये पुली रोटेट कर रहा है, अगर पुली रोटेट नहीं करेगा ना तो स्ट्रिंग मूव नहीं करेगा, स्ट्रिंग मूव नहीं करेगा। अगर स्ट्रिंग मूव करेगा ना तो वो रोटेशनल मोशन में नहीं आएगा, वो सिर्फ अपना ट्रांसलेशनल मोशन, जो पहले पढ़ते थे ना, पुली फिक्स्ड होती थी, स्टेशनरी होती थी, स्ट्रिंग मूव करता था, स्ट्रिंग है ना मूव्स ओवर दी पुली, वो वाला केस हो जाएगा। स्ट्रिंग स्लिप्स ओवर दी पुली, तो वो वाला केस हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, इसमें आपको लिखाया था, देखिए जाके एक बार रिवाइज कीजिए, उसमें बताया था कि पुली रोटेट कर रहा है ना, उसी की वजह से स्ट्रिंग मूव कर रहा है। तो अब देखो, पुली अगर रोटेट कर रहा है अल्फा 2 से, तो किसी भी पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन फाइंड करें, इस पॉइंट पे फाइंड करें, इस पॉइंट पे फाइंड करें, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा अल्फा 2 इंटू आर। इस पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा अल्फा 2 इंटू आर। तो अब ये जो अल्फा 2 इंटू आर है, तो इसका मतलब ये वाला, ये जो रोटेट कर रहा है उसी की वजह से, जितना ये रोटेट कर रहा है उतना ही स्ट्रिंग मूव करेगा। तो ये अगर पॉइंट अल्फा 2 आर से जा रहा है, तो ये वाला, इस पॉइंट पे जो स्ट्रिंग होगी वो भी अल्फा 2 आर से जाएगी। इस पॉइंट पे जो स्ट्रिंग होगी वो भी अल्फा 2 आर से जाएगी, वो भी अल्फा 2 आर से जाएगी। अब ये कैसा था, तो यहाँ पे ये ऐसा है, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ये बोल दिया, और ये यहाँ पे प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, तो इसका 2a हो जा रहा है एक्सेलरेशन। मतलब ये स्ट्रिंग इस साइड कितने से जा रही है, 2a से। तो 2a से जो जा रही है एक्सेलरेशन, वो किसकी वजह से जा रही है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ पुली, ड्यू टू रोटेशन ऑफ पुली। पुली रोटेट कर रहा है इसलिए जा रही है। इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन 2a आ रहा है, तो इस पॉइंट पे रोटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है अल्फा 2 इंटू आर, तो यही तो है, अल्फा 2 इंटू आर इक्वल्स टू 2a, उसी की वैल्यू तो 2a होगी ना, ओके सर, ओके है ना। ऐसा नहीं कि ये स्ट्रिंग इस साइड 2a से आ रहा है फिर रोटेट कर रहा है उसकी वजह से अलग आएगा, नहीं, ये रोटेट कर रहा है ना, उसी की वजह से स्ट्रिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर, चलो बाय बाय।